तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं हरियाणा जिक्के से। हरियाणा जिक्के का जो भी संपूर्ण इतिहास है उससे। देखो, हमारा हरियाणा का इतिहास हो या फिर हमारी नेशनल जो हिस्ट्री है वो हमारी स्टार्टिंग होती है हड़प्पा संस्कृति से। दोनों ही हड़प्पा संस्कृति से स्टार्टिंग होती हैं। जो हड़प्पा संस्कृति का इंडस सिविलाइजेशन उसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो हमारा 2500 से लेकर 1750 बीसी तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का टाइम माना जाता है हमारा। इसी टाइम में कहते हैं कि हमारी जो सिद्धू घाटी सभ्यता थी वो फली फूली थी। इसी टाइम में सिद्धू घाटी सभ्यता आप जानते हो कि बहुत ही एक मतलब कि उन्नत किस्म की मान के चलो आप कि एक मॉडर्न सभ्यता थी उस समय में, आज से कम भी 4500 साल पहले। तो देखो, अब बात करते हैं, हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के ऊपर आते हैं। तो हरियाणा जिक्के में सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे हरियाणा में दो शहर पड़ते हैं। एक तो राखी गढ़ी है, एक बनावली है। देखो, राखी गढ़ी में आपको दिखाता हूँ, ये नक्शा देखो, ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा में यहाँ पर हमारा राखी गढ़ी पड़ता है। ये हड़प्पा है। हड़प्पा हड़प्पा कोई अलग नहीं था, हड़प्पा शहर था, तो इसको पूरी संस्कृति को ही नाम हमने हड़प्पा संस्कृति दे दिया, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है। यहाँ पर हड़प्पा शहर था, और हड़प्पा शहर के साथ साथ यहाँ पर हमारी सिंधु नदी है जो यहाँ से निकलती है हमारी, यहाँ से आगे जम्मू कश्मीर से होते हड़प्पा के शहर। तो इसलिए हम इसको हड़प्पा, इसको पूरी अलग अलग नाम देने की वजह से इस पूरी जगह को हमने हड़प्पा संस्कृति भी नाम दे दिया। या फिर ये सिद्धू घाटी, जो सिंधु नदी थी, ये उसकी नदी के दोनों साइड पे बसे हुए थे नगर, तो हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ले देते हैं। सबसे पहले कन्फ्यूजन तो आपका ये खत्म हुआ। उसके बाद देखते हैं हरियाणा की तरफ से। जो राखी गढ़ी है वो भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान है। देखो, सबसे बड़ा स्थान तो वैसे बहुत हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, पर जो भारत की बात करें तो ये सभी हमारे वर्तमान में पाकिस्तान में आ चुके हैं। जो भारत में सबसे बड़ा वो स्थान है जो है हरियाणा में राखी गढ़ी है, जहाँ पर जो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान है। इससे बड़ा स्थान कोई नहीं है। और देखो, अब हरियाणा के बाद आती है जो ये राखी गढ़ी है, ये किस नदी के किनारे बसा था? ये बसा था दर्शावती नदी के किनारे, जिसको चेतांग भी कहते हैं। अच्छा, इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसकी खोजकर्ता थे हमारे अमेंद्रनाथ, इसके खोजकर्ता थे। बस इतना ही याद रखना हरियाणा की तरफ से। फिर आ गया हमारा बनावली। बनावली का ये देखो, इसमें थोड़ा सब साफ दिखा रहे, पर देखो ये भी हरियाणा का है। यहाँ पर दिल्ली होगी, ये हरियाणा होगा, ये भी हरियाणा में ही हमारा बनावली। तो अब बनावली को देखते हैं, बनावली के बारे में पढ़ते हैं। बनावली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा बनावली पड़ता है। ये भी हड़प्पा संस्कृति का शहर है। और यहाँ से क्या है, रविंद्र बिष्ट, जो इसके खोजकर्ता थे रविंद्र बिष्ट थे। और ये सरस्वती नदी के किनारे हमारा, ये पहले जो सरस्वती नदी थी उसके किनारे है। आपको जो ये दोनों रिवर हैं, ये आगे जो हम चलते रहेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगी कि ये दोनों नदियाँ हरियाणा में किस जगह लोकेट थी। और यहाँ पर हमें मिट्टी का हल मिला है। तो इस बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता में इतना। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद का पीरियड आता हमारा 1750 बीसी से 1500 बीसी। ये पीरियड हमारा अज्ञात है, अनडेसिफर है। इसका हमें कुछ भी, कोई भी इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं कि हम बता सकें इस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस पीरियड का हमारे पास 250 वर्ष का हमारे किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और इसी वजह से मैं आज तक संपूर्ण रूप से ये नहीं पता लगा पाए कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म क्यों हुई थी, इसका पतन का कारण क्या था, इसका डिक्लाइन का कारण क्या था। तो बहुत सारा नियम मान ली कि ये नदी के किनारे थी तो बहुत बड़ी बाढ़ आ गई तो चारों तरफ पानी भर गया था, या फिर समुद्र हो गया था। मतलब इसका जो अंत मानते हो पानी की वजह से ही मानते हैं जो खोज करता है, जो बड़े बड़े शोध करता हुए हैं। तो 250 वर्ष का हमें पता नहीं है कहाँ से कहाँ गई, इसका कोई भी साक्ष्य हमें मिले नहीं है। क्योंकि जब हम इतिहास के बारे में पता करेंगे तो हमें साक्ष्य से ही पता चलता है। हम उसको अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते। इसमें कुछ साक्ष्य, कुछ परिणाम मिलते हैं, कुछ अवशेष मिलते हैं, उन्हीं से हम पता लगा देते हैं। इसके बाद आता है हमारा 1500 से 600 बीसी। क्योंकि आप डेट वाइज पढ़ते रहोगे तो आपको ये नहीं है कि रटना नहीं पड़ेगा, एक तरह से मतलब आपके माइंड में डेट सेट रहेंगे और उस डेट के टाइम क्या कब वर्क हुआ था वर्क सेट रहेगा, जिसका आपको आसानी पड़ेगी हर चीज़ याद करने में। अब ऐसे रट लो कि वैदिक पाठ में होगा तो उससे आसानी नहीं रहेगी। अब हम करते हैं वैदिक काल। इसके बाद 1500 से 600 बीसी जो समय रहा है उसको हमारे भारतीयों ने उसको माना है वैदिक काल, क्योंकि यहाँ पर वेद, जो हमारे वेद हैं, वेदों की रचना यहाँ पर की गई थी। अब हम कर रहे हरियाणा की बात। अब हरियाणा की तरफ से आते हैं।
हरियाणा को वैदिक भूमिका, हरियाणा की वैदिक भूमिका भारतीय संस्कृत का पालना कहा जाता है। जो हरियाणा है, हरियाणा को वेदों में जो हरियाणा की भूमि है उसको भारतीय जो संस्कृति है उसका पालना कहा जाता है। मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण चीज पालने का मतलब मान के चलो, ये मान के चलते हैं कि जो भारत की संस्कृति है उसका पैदावार, उसका जो बचपन हरियाणा की वैदिक भूमि से ही हुआ है। ये सभी वे प्रश्न है जो पहले आ चुके हमारे हरियाणा के एग्जाम में कि हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृत का पालना किसे कहा जाता है, हरियाणा की वैदिक भूमि को। इसके बाद हम बात करते हैं मनुस्मृति। देखो, जो मनुस्मृति थी उसमें हरियाणा को 3 नामों से जाना जाता है। उसमें 3 नाम थे जिसमें हरियाणा का जिक्र किया गया था इन नामों से। ब्रह्मावर्त, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, ये भी। ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, इन सभी नामों का जिक्र है हमारी मनुस्मृति में, जो कि हरियाणा के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्रह्मा जी से। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हरियाणा की जो प्रकृति है वो उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्रह्मा जी से। ऋग्वेद में भी हरियाणा के नाम का जिक्र है, क्योंकि ऋग्वेद ये सभी साथ में ही थे। इसमें हमारे हरियाणा को कहा गया रज हरियाणे। जो ऋग्वेद हमारा, ऋग्वेद में हमारे हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। और वैसे आपको एक मनुस्मृति के बारे में एक चीज और बता देता हूँ। जो मनुस्मृति है ना, जो आज की मनुस्मृति है, उसमें अंग्रेजों ने इतना एडिट किया हुआ है ताकि हम अपनी लिखी हुई, अपनी जो सबसे अच्छी बुक थी मनुस्मृति, जिसमें सबसे ज्यादा न्याय व्यवस्था लिख रखी थी कि न्याय का पालन कैसा करना चाहिए, न्याय व्यवस्था क्या होनी चाहिए भारत में। तो उसमें क्या, एक आपको मैं सच्चाई बताता हूँ। सबसे पहले मैकले था जिसने भारत में अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल चालू किए थे, जिन्होंने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। जो भी काम काज चीज जो आज भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी ही है। तो उन्होंने क्या किया था, एक हमारे जर्मन थे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान मैक्स म्यूलर, आप कभी इतिहास उठा के देखना, वहां पर पता चलेगा। तो मैक्स म्यूलर एक ऐसे थे जो बहुत ही अच्छी इंग्लिश जानते थे और बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। तो एक अंग्रेजों ने इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, तो उन्होंने उससे क्या किया, उसको काम दिया गया, पूरी टीम बनाई गई। और ये कोई साधारण लोगों द्वारा नहीं बनाई गई, बहुत ही विद्वान जो अंग्रेज थे, जो बहुत ही विद्वान थे और जो कि लिटरेचर लिखते थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने देखा कि मनुस्मृति उस द्वारा पढ़वाई गई, तो उन्होंने देखा कि मनुस्मृति तो बहुत बड़ी बुक है भारत की न्याय व्यवस्था की। तो उन्होंने उसमें चेंज करने, उन्होंने उसमें ऐसे ऐसे पहले उसका संस्कृत से अनुवाद किया गया इंग्लिश में, फिर उसको अपनी तरफ से जो अंग्रेज थे, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम हंटर, और विलियम हंटर के ना उसके पास बहुत बड़ी टीम थी। उन्होंने इसमें ऐसे ऐसे चीजें एडिट कराई कि ताकि जो भारतीय की न्याय व्यवस्था की इस बुक के प्रति उनके तर्क वितर्क अलग अलग निकले, उसके प्रति घृणा पैदा हो, कोई इसको अच्छी बताए, कोई इसको बुरी बताए। इसी तरह आज के समय आप देखते होंगे कि मनुस्मृति के बारे में कई तरह के अपवाद कहे जाते हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो। और इसी तरह खाली मनुस्मृति नहीं, बहुत सारे हमारे ग्रंथ ऐसे जो अंग्रेजों ने, आप अपने आप को गर्वित महसूस करते हो कि जर्मन में बहुत सारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा मैसेज कि हम संस्कृत को भूल रहे हैं और जर्मन में आज भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है। तो उसका कारण यही है कि वहां पर संस्कृत बहुत पहले से वहां के संस्कृत का विद्वान रह जा चुके हैं इंडिया में अंग्रेजों के समय के। तो वे अपने देश में संस्कृत ले गए हैं, जैसे अपने देश में हमें इंग्लिश छोड़ के गए हैं। इसी वजह से वहां पर संस्कृत पढ़ाई जाती है और इसका और कोई कारण नहीं है। तो इस जो विलियम हंटर है, इसको विलियम हंटर कमीशन भी कहा गया था, जिसे फिर वहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इसको बहुत ही अच्छी तरह से दोबारा से फिर से एडिट किया गया, जब भारतीयों के सामने एक दूसरी मनुस्मृति पेश की गई। अब दिन रात इस पर वाद विवाद होता रहता है। चलो इस बात पर लंबा नहीं चाहे, आगे चलते हैं हरियाणा की तरफ। अभी हम वैदिक पीरियड की बात ही कर रहे थे, तो वैदिक पीरियड में पता है ना, हमारा आपको डेट वाइज याद रखना है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक पीरियड हमारा चला था। और इसमें आपको मैंने बताई थी कि आपको मैं बताऊंगा सरस्वती नदी और दर्शावती नदी कहाँ पर थी। हरियाणा वैदिक पीरियड, जो वैदिक काल था, हरियाणा इन दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ था। कहने का मतलब ये बहुत बार पूछा जा सकता कि हरियाणा किन नदियों के बीच में बसा हुआ था, तो इन दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ था। आपको मैं इसका वो दिखा देता हूँ, ये नदियाँ थी कैसी और कहाँ पर थी। ये देखो, ये हमारी सरस्वती नदी है, ये हमारी सिंधु नदी है, ये सतलुज है। चलो इनको छोड़ो, ये सरस्वती नदी जो पहले हमारा वैदिक काल में थी,
और ये दर्शदावती नदी है। तो ये जो बीच का एरिया ना, आपको मैं मार करके दिखा देता हूँ जो बीच का एरिया है। ये देखो, इन दोनों के बीच का एरिया है एक यहाँ पर। तो हमारा हरियाणा यहाँ पर बसा हुआ था, यहाँ पर हमारा हरियाणा था। तो याद रखना है, प्रश्न कई बार आ चुका है हमारा इन दोनों नदियों के बीच में हमारा हरियाणा बसा हुआ था। ताकि आपको डायग्राम दिखा दिया, इमेज दिखा दे, इससे अच्छी तरह से याद रहेगा। चलो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था? और ये देखो, आपको स्टार्टिंग में मैंने कराया था इंडिस कि हरियाणा में ये नदी का, इस नदी के किनारे ये शहर मिला है और इस नदी के किनारे हमारा ये शहर मिला, राखी गढ़ी। और इन नदियों के किनारे हमारा हरियाणा बसा हुआ था। अब आती है बात आर्यन माइग्रेशन। आर्यन माइग्रेशन, आर्यों का आगमन। देखो जो आर्य थे, अब आर्य हमारे ये माना जाता है इतिहास में कि आर्य हमारे मध्य एशिया थे आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो हमें साफ पता चलता है। देखो आपको इमेज के सारे बताता हूँ ताकि अच्छे से याद हो। ये आर्य के समय मिली हुई मेरे वो थी, जो आर्य के समय में पत्थर की मूर्ति मिली थी, इसको हम आर्य मान लेते हैं। देखो इधर हमारा हो गया समुद्र, जो अरबियन सी है, यहाँ से समुद्र से आ नहीं सकता। अगर कोई भी यहाँ मध्य देश से हमारा ये पड़ता, अगर यहाँ से कोई आएगा तो डायरेक्ट उसका रास्ता इधर से हमारा हिमालय हो गया। यहाँ से भी हमारे पास कहीं भी आने का रास्ता नहीं बचता। अगर हम हिमालय से आना चाहें तो हिमालय की तरफ से भी कहीं भी आने का हमारा रास्ता बचता नहीं है। ये हमारा पूरा हिमालय हो गया। इधर से हमारी अरबियन सी होगी। तो बचा रास्ता कौन सा? यहाँ पर हमारा आपको पता रेगिस्तान है, जो राजस्थान का रेगिस्तान है। तो हमारे पास यहाँ तक पर्वत है कि सिर्फ ये ऐसा रास्ता बचता है जहाँ से आया जाया जा सकता है, जहाँ से आसानी थी। तो इसलिए जो आर्यन थे वो यहाँ से घूमते हुए मध्य एशिया से हमारे पंजाब और हरियाणा की तरफ से ही भारत में एंटर किया था उन्होंने। ये चीज़ अच्छी तरह से याद रखना कि आर्यों ने एंटर कहाँ से किया था? पंजाब और हरियाणा की तरफ से ही एंटर किया था। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि आर्यों का आगमन भारत में किस तरफ से होता है। का माइग्रेशन हमारा पंजाब और हरियाणा की तरफ से होता है। पहले पंजाब में आए थे, फिर हरियाणा में आए थे। तो हमें हरियाणा याद रखना चाहिए क्योंकि हमारे से हरियाणा ही पूछा जाएगा आर्यन कहाँ से आए थे। इसके बाद देखो HSSC के अकॉर्डिंग महाभारत, वैसे तो महाभारत बहुत पहले के हैं हुई है, तो उस जो हमारे HSSC है उसमें हमें महाभारत को जो माना है वो 900 BC से माना है। 900 ईसा पूर्व में माना कि जो महाभारत हमारी 900 ईसा पूर्व में ही हुई है। जो महाभारत का, ये भी हमारे पास कई बार पूछा जा चुका है, जो महाभारत का दूसरा नाम है, महाभारत को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? तो महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। जय संहिता, ये एक बार और याद रख लेना, अपना महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। कहीं भी आप टीवी चैनल या कहीं पर महाभारत देखो, हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। और इसमें 88,000 श्लोक थे। जो ओरिजिनल हमारी महाभारत थी उसमें 88,000 श्लोक थे। अब इसमें भी एडिट किया गया है। इसमें अब हमारे वर्तमान में 1 लाख श्लोक इसमें बना दिए गए, मतलब कि 20,000 श्लोक एक्स्ट्रा एडिट करिए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो महाभारत का युद्ध था कितने दिन चला था। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है। महाभारत का दिन हमारे 18 दिन चला था। और ये हम सब जानते हैं कि क्योंकि हम कुरुक्षेत्र, अगर हरियाणा के रहने वाले तो कुरुक्षेत्र कभी गुजरे होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ हमारी राजधानी पड़ती तो वहाँ से जाना रहता है। तो वहाँ पर हमें पता है कि हरियाणा का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। वहाँ पर जब आप कुरुक्षेत्र में एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा रथ वगैरह, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। अब आएगा अभिमन्यु का वध। अभिमन्यु का वध भी पूछा गया है क्योंकि जो गांव था जहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, जहाँ पर भी जो गांव था जहाँ पर अभिमन्यु का वध हुआ था वो हमारे हरियाणा में ही पड़ता है, कुरुक्षेत्र के पास ही है। इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है कि 13वें दिन तो अभिमन्यु का वध हुआ था। जो अभिमन्यु का वध हुआ था वो अमीन गांव में हुआ था। उस टाइम के उस गांव को अमीन कहते थे। लेकिन वर्तमान में जो हमारे ये है खट्टर सरकार है, बीजेपी सरकार है, इन्होंने उसका नाम चेंज करके अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अब तो आपको बिल्कुल ही मतलब स्पष्ट पता चलेगा कि अभिमन्यु का वध कहाँ था? अभिमन्युपुर में। और पुराना नाम पूछा जाए तो उस टाइम के अमीनपुर गांव में। अब देखो, अब हरियाणा में जो हरियाणा का जिक्र है महाभारत में भी कहा गया है उसका जिक्र, क्योंकि हरियाणा हुई, जो महाभारत हुई सारी हरियाणा में थी, तो हरियाणा का जिक्र तो उसमें होगा ही होगा। तो उस टाइम के था हरियाणा में, जो हरियाणा को है महाभारत में बहुधान्यक नाम से पुकारा गया है। जो हरियाणा का नाम दिया गया था महाभारत में बहुधान्यक दिया गया था। बहुधान्यक का मतलब क्या है? बहुत ही फर्टिलाइजर, बहुत ही उपजाऊ भूमि जो हरियाणा की मानी जाती है।
तो कुरुओं द्वारा उपजाऊ भूमि को कहा गया था बहुधान्यक, और इसको कुरुओं द्वारा नाम दिया गया था, ये भी याद रखना है। इसका मतलब अत्यधिक समृद्ध भूमि। और ये पूछा जाता है कि महाभारत काल में हरियाणा में किस युग की शुरुआत हुई थी। तो महाभारत काल में हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब भी कृषि युग की शुरुआत हुई तभी इसको बहुधान्य कहा गया, अगर कृषि युग की शुरुआत होती है तो। मैं आपको इस तरह कह रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े, यहाँ तक कि लिखना भी ना पड़े, जो मैं बोल रहा हूँ जो दिखा रहा है उससे ही आपके दिमाग में फिट हो जाए, और इसको 3-4 बार देख लोगे तो आपका काम कंप्लीट। कभी भी आ जाए क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं, क्योंकि कोई रटवा नहीं रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ एक्चुअल फैक्ट के साथ। क्योंकि बहुधान्य साफ पता चलता है, बहुत उपजाऊ भूमि, बहु उपजाऊ भूमि, भूमि की बात आ गई तो कृषि युग की शुरुआत हुई है। चलो इससे आगे चलते हैं। अब महाभारत हुई तो महाभारत के साथ ही गीता का भी वो होगा, इसमें कोई ना कोई जिक्र तो होगा ही होगा। अब गीता का उपदेश हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जब अर्जुन ने ये कहा था कि मेरे सामने मेरे ही परिवार के व्यक्ति हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करता हूँ, तो उसको समझाने के लिए। तो जो महाभारत है ने, ये जो हमारी गीता है, गीता में विषम पर्व में इसका वो जिक्र किया गया है। गीता का जो गीता का जिक्र किया गया उसको विषम पर्व कहते हैं। और टोटल हमारे महाभारत 18 पर्व में डिवाइडेड है। ये क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट मिलते हैं क्योंकि सभी घटनाएं हरियाणा की ही हैं। देखो दूसरा बात है शंकराचार्य अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। जो हमारे विवेकानंद हुए हैं, आप सभी जानते हैं विवेकानंद हैं, उनके अकॉर्डिंग वे कहते हैं कि महाभारत है, क्योंकि महाभारत में हमारी जो बुक मानती हैं, किताबें मानती हैं, वो लिख कहती हैं कि वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी, उन्होंने ये लिखा था। और सरस्वती नदी के किनारे, क्योंकि हरियाणा कहाँ बसा था, याद करो, आपको सरस्वती नदी भी दिखाई दी, हरियाणा हमारा सरस्वती नदी के किनारे ही बसा था। तो इसीलिए जो इन्होंने जो नदी की जिक्र आएगा तो सरस्वती का ही जिक्र आएगा। सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास ऋषि ने महाभारत की रचना की थी। पर विवेकानंद कहते हैं कि इनकी जो रचना की थी वो, या जो लिखा गया था महाभारत, वो शंकराचार्य ने लिखी थी। अब शंकराचार्य के आज के समय, अगर आज के समय हमारे जो ऋषि मुनियों की भारत में अब भी आप सर्च मार के देख लेना, आज के शंकराचार्य कौन है, सबसे बड़ी ऋषि मुनियों की उपाधि शंकराचार्य की होती है। जो हमारे जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, उनमें से जिसकी सबसे बड़ी उपाधि मानी गई है, जो सबसे बड़ी उपाधि होता है, सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, ऋषि गुरु मानते हैं, वो शंकराचार्य बोलते हैं। तो पहले ये शंकराचार्य एक व्यक्ति थे, बाद में इसको एक पद दे दिया गया हमारे ऋषियों द्वारा। अब शंकराचार्य हमारे, आप चेक कर लेना कौन है उस पे। अब देखो ज्योतिष स्थान पर वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था। ज्योतिष स्थान पे, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये सभी घटनाएं महाभारत की हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ये सब क्योंकि ये सभी घटनाएं हमारे हरियाणा में घटी हुई हैं। अब देखो ज्योतिष स्थान पर वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था, ये भी हमें अच्छी तरह से याद रखना है।